मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, ग्लासगो का नाम आपने लगातार कुछ दिनों तक अखबारों में पढ़ा होगा। ग्लासगो। अब मुझे नहीं मालूम कि जब आपने ग्लासगो का नाम पढ़ा, तो आपने ये जानने की कोशिश की या नहीं कि ये ग्लासगो है कहाँ? हो सकता है कि आपने अनुमान लगाया हो और वो आपका अनुमान बिल्कुल सही भी हो। लेकिन कितना अच्छा होता कि यदि आपने ग्लासगो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया होता, ग्लासगो के बारे में थोड़ी सी बातें खंगाल ली होती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और बावजूद इसके मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि ग्लासगो पर एग्जामिनेशन में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो फिर मैं ये बात कह क्यों रहा हूं? मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ताकि जो आपका पुराना पैटर्न है वह थोड़ा सा बदल सके, आपके अंदर जिज्ञासा नाम का एक कुतूहल पैदा हो, एक बेचैनी पैदा हो, एक छटपटाहट पैदा हो कि नहीं नहीं, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इतना तो जानते ही होंगे कि ग्लासगो ग्रेट ब्रिटेन में है और उससे भी जो महत्वपूर्ण बात है वो स्कॉटलैंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। स्कॉटलैंड वहां का एक, यूं कह लीजिए मोटे तौर पर समझाने के लिए, कि एक एरिया है। और भारतीय इतिहास में बहुत से ऐसे ब्रिटिशर्स हुए हैं जिनका संबंध स्कॉटलैंड से रहा है और स्कॉटलैंड को बहुत खूबसूरत एरिया माना जाता है और अपेक्षाकृत वहाँ के लोग जो है उदार नेचर के भी माने जाते हैं, थोड़े से लिबरल नेचर के होते हैं। स्कॉटलैंड उस एरिया में है ग्लासगो। आबादी है कुल मिलाकर 6.5 लाख की और उस 6.5 लाख की आबादी में एक बहुत बड़ा इवेंट संपन्न हुआ है और उस इवेंट के बारे में आप जानते हैं। राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हुए, लगभग 11 दिन तक ये खेल चले। मैंने कहा राष्ट्रमंडल के खेल संपन्न हुए। अब मुझे नहीं मालूम कि जब आपने राष्ट्रमंडल शब्द सुना तो आपके मन में ये कुतूहल आया कि नहीं आया कि राष्ट्रमंडल क्या होता है, क्योंकि कोई देश तो है नहीं। राष्ट्रमंडल खेल यानी कि एक समूह का खेल होगा। तो क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रमंडल किन देशों का समूह है? क्या आपकी तैयारी इस तरीके की है? हो सकता है कि आप बिल्कुल तैयारी करना भी शुरू ही किए हों, तो फिर कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको तैयारी करते हुए 1-1.5 साल हो गए हैं, तब तो आपको जानना ही चाहिए कि राष्ट्रमंडल समूह किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं जानबूझ करके एक अलग पैटर्न पर आपके सामने चीज़ें प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस खेल में जो टॉप पर आया देश है वह है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान से सुनिएगा, ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर रहा है, इंग्लैंड दूसरे नंबर पर रहा है, कनाडा तीसरे स्थान पर रहा है और हम रहे हैं चौथे स्थान पर। मैं अभी मेडल की बात नहीं कर रहा हूं। तो अभी 4 देशों के नाम मैंने आपको बताए: ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और फिर भारत। यानी कि ये चारों देश राष्ट्रमंडल समूह के सदस्य हैं, तभी तो उन्होंने इस खेल में भाग लिया। तो क्या इसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि राष्ट्रमंडल का जो समूह है वो किस तरीके का समूह है? दोस्तों, राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जहां किसी समय इंग्लैंड ने शासन किया है, यानी कि किसी समय ये इंग्लैंड के उपनिवेश रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि विश्व इतिहास की आपकी तैयारी किस तरीके की है। अदरवाइज आपने हो सकता है कि पढ़ा हो कि कनाडा पर भी इंग्लैंड का शासन रहा है, ऑस्ट्रेलिया पर तो था ही था और भारत के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यह उन देशों का समूह है जो इंग्लैंड के कभी उपनिवेश रहे हैं। राइट। तो दोस्तों, यहाँ खेल संपन्न हुए और उस खेल में भारत को चौथा स्थान मिला और भारत ने कुल 39 मेडल्स जीते हैं। थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको मालूम भी होना चाहिए। और इन 39 पदकों में 13 गोल्ड मेडल हैं, 17 सिल्वर मेडल हैं, रजत पदक, और 9 जो हैं ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इस तरह से
टोटल हमें मिले हैं 39 मेडल। मुझे नहीं मालूम कि 39 मेडल सुनने के बाद आपको क्या लग रहा होगा। आप अपनी पीठ थपथपा रहे होंगे या कि थोड़े से निराश हो गए होंगे। और ये जो हमें 39 मेडल्स मिले भी हैं, इनमें से सोच करके देखें कि हमें जो 13 गोल्ड मेडल मिले हैं, अगर हम गोल्ड मेडल की बात करें तो 7 गोल्ड मेडल तो हमने सिर्फ बॉक्सिंग में जीते हैं। 13 में से 7 यानी कि ऑलमोस्ट 54-55% मेडल सिर्फ बॉक्सिंग में जीते हैं। और अगर हम इन बॉक्सिंग को हटा दें, निकाल दें, मान लीजिए कि किसी समय ऐसा हुआ कि भाई कॉमनवेल्थ गेम से जो है ना अब बॉक्सिंग को हटाया जाता है, क्योंकि ऐसा होता रहता है। जैसे आप देखिए कि इस बार हॉकी वगैरह के गेम नहीं थे उसमें शामिल, इसलिए भी कहा जाता है कि हमारे मेडल्स थोड़े से कम हो गए, कुछ खेल निकाल दिए गए थे। पिछली बार जब राष्ट्रमंडल खेल हुए थे तब हमने 16 खेलों में हिस्सा लिया था। इस बार हम केवल 10 खेलों में ही पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि बहुत से ऐसे खेल जो हमारे प्रिय खेल थे उन्हें उससे बाहर कर दिया गया। तो हो सकता है कि किसी दिन बॉक्सिंग को भी बाहर कर दिया जाए, हु नोज। तब सोचिए कि हमारी स्थिति इनफैक्ट क्या होगी। और इन 39 मेडल्स में भी जो 27 मेडल्स हैं, यानी कि लगभग 70% जो हमारे मेडल हैं वो केवल 3 खेलों से हमें मिले हैं। बॉक्सिंग बता चुका हूं मैं, एथलेटिक्स और वेट लिफ्टिंग। दोस्तों ये हमारा रिकॉर्ड है। अगर हम इसकी तुलना पिछले राष्ट्रमंडल खेल से करें, 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें भारत ने 22 गोल्ड मेडल जीते थे, 22 गोल्ड मेडल। और इस बार हम जीत पाए हैं 13 गोल्ड मेडल, और उस समय हमारे टोटल नंबर ऑफ मेडल्स थे 61, और इस बार हमारे टोटल नंबर ऑफ मेडल्स हैं 39। आपको मालूम है कि 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ये आपको मालूम होना चाहिए, 2010 में हुए थे। और उसमें तो हमने 101 पदक हासिल किए थे, 101 पदक, जिसमें से 38 गोल्ड मेडल थे, और हम दूसरे स्थान पर थे। दोस्तों ये बातें इस रूप में मैंने क्यों आपके सामने रखी हैं? मैं सीधे सीधे भी तो बता सकता था, उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती, बात खत्म हो जाती। जानबूझकर मैंने इस तरीके से आपके सामने इस न्यूज को रखा है, और इस तरीके से सिर्फ इस उद्देश्य से रखा है कि आप जब भी जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उन्हें पढ़ें तो इस पैटर्न से पढ़ें, उन्हें थोड़ा सा उलट पलट कर पढ़ें। क्योंकि होता यह है कि जब हम किसी घटना को, सभी घटनाओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं, महत्वपूर्ण घटना जैसे राष्ट्रमंडल खेल के परिणाम है, ये एक महत्वपूर्ण घटना है। केवल इसी दृष्टि से नहीं कि राष्ट्रमंडल खेलों पर प्रश्न पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, बल्कि इस दृष्टि से भी कि यदि मुख्य परीक्षा में खेल पर कोई भी प्रश्न पूछ लिया गया, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया, तब आपके पास कुछ तो ऐसे तथ्य होने चाहिए कि आप अपनी बात को तार्किक रूप से प्रस्तुत कर सकें। और उस तार्किक रूप से प्रस्तुत करने में सबसे बड़ा जो रोल होना चाहिए वो होना चाहिए लेटेस्ट का, यानी कि जो बिल्कुल नया से नया और ताजा से ताजा समाचार है। और फिलहाल खेल के बारे में आप बताइए कि इससे ताजा समाचार और क्या हो सकता है? विंबलडन हुआ, विंबलडन में हम हैं ही नहीं। वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ, वर्ल्ड कप फुटबॉल में तो हमको एंट्री भी नहीं मिली। तो सीधी सी बात है कि अभी हमारे पास जो ताजा तरीन जो घटना है वो राष्ट्रमंडल खेलों की ही घटना है। दोस्तों जब खेलों पर आप इस तरीके से समीक्षा करेंगे तो देखिए आप समीक्षा करेंगे कैसे। टॉप पर रहा है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की आबादी मालूम है कितनी है? केवल 3 करोड़ का देश है ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड नंबर पर रहा है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से दुगनी आबादी है, 6 करोड़ की आबादी इंग्लैंड की है। और कनाडा इन सबके बीच में है, लगभग 4 करोड़ की आबादी का देश है। यानी कि 3 करोड़, 6 करोड़ और 4 करोड़, ये क्रमशः 1, 2 और तीसरे नंबर पर आए हैं। और हम 145 करोड़ की आबादी वाले देश हैं, हम चौथे नंबर पर हैं। जब आप समीक्षा करेंगे तो समीक्षा करने के लिए यह भी आपका एक बहुत महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। और हम वह देश हैं जहां खेल प्राचीन काल से हमारे जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग रहा है। आप अगर पुराने शास्त्र पढ़ेंगे तो आप देखिए कि उसमें धनुर्विद्या और कुश्ती और इन सब की कितनी बातें होती हैं। हमारे जो पुराने योद्धा हैं
वे सब के सब कहीं न कहीं इन सब में पारंगत थे। हम 145 करोड़ के देश हैं लेकिन चौथे स्थान पर हैं। इसका मतलब है कि हमसे कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलती हो रही है, बहुत बड़ी भूल हो रही है। दोस्तों, अब इस विषय पर मैं बहुत विस्तार से नहीं जा रहा हूँ। अब आखिरी में मैं आपके सामने 2 प्रश्न रख रहा हूँ। आप या तो इनके उत्तर जानते होंगे या अगर नहीं जानते होंगे तो आपको इस पर विचार करना चाहिए कि आप क्यों नहीं जानते, क्योंकि इनके उत्तर आपको जानने चाहिए। पहला प्रश्न है कि जो लेटेस्ट अब जो गेम होना है, लेटेस्ट गेम जिसमें भारत पार्टिसिपेट करेगा, वह कौन सा है और कहाँ हो रहा है? और नेक्स्ट है, दूसरा है कि अगले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? ये 2 प्रश्न हैं। क्या आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर तत्काल मालूम है? और अगर नहीं मालूम है तो ढूंढिए मत, तो मिल ही जाएगा। विचार कीजिए कि आपको क्यों नहीं मालूम है, क्योंकि आपको मालूम होने चाहिए थे। दोस्तों, हिमांशी जैन जो इस बार के यूपी पीएससी और बिहार पीएससी में सफल रही हैं, हिमांशी, इसके लिए आपको मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भविष्य की बेहतर सफलताओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं और इस बात के लिए आपकी मुक्त कंठ से सराहना करता हूं कि आपने बाकायदे मेल के जरिए इस बात की सूचना दी कि आपके इस सफलता में जो डेली ऑडियो लेक्चर है उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। यह आपकी सदाशयता का प्रतीक है और कहीं न कहीं आपकी नैतिकता को भी व्यक्त करता है। हिमांशी जैन, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और अब डेली ऑडियो लेक्चर को यह समाप्त करता हूँ। नमस्कार।